अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने लगे हैं नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। यानी जो हमने रेडिएशन पढ़ी थी, रेडिएशन की तीन टाइप्स हमने पढ़ी थी, अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। तो हम इन तीनों रेडिएशन की नेचर पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेचर से कि नेचर तीनों की कैसी है, तीनों किस किस से मिलकर बनी है। और फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमने दो ही पढ़नी है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अल्फा रेस। आपने याद रखना है कि ये जो अल्फा रेस हैं ये हैं हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा रेस क्या होती हैं? ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस ही होती हैं। अब जरा गौर से सुनना है आप लोगों ने। ये जो अल्फा रेस होती हैं असल में ये हीलियम का न्यूक्लियाई होती हैं और इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास सॉरी, और एटॉमिक नंबर होता है 2। अब जरा गौर से सुनना कि ये बनती कैसे है। तो अगर आपके पास एक हीलियम का एटम है तो आप बीच में आपके पास न्यूक्लियस होगा और साइड पर आपके पास क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे इस तरह से शेल में। आप करें क्या कि आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करा दें, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दें और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दें। तो बचेगा क्या आपके पास? सिर्फ न्यूक्लियस। तो ये जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है सिर्फ इसी को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। अब इसका जो एटॉमिक मास है मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है इसका? 4। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर कितना है? तो एटॉमिक नंबर है इसका 2। जिसका मतलब यहाँ से बिल्कुल ही वाज़ेह है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका मतलब कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो कितने हैं? 2। इसी तरह अल्फा पार्टिकल के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 2। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हीलियम न्यूक्लियाई में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। और हीलियम का न्यूक्लियाई ही असल में कौन सा पार्टिकल होता है? अल्फा पार्टिकल होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। चलें लास्ट बात के ऊपर आते हैं कि अल्फा पार्टिकल निकलती कहाँ से है। तो एन एटम, एक ऐसा एटम विद लार्ज नंबर ऑफ, जिसमें बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे क्या हो? प्रोटॉन्स हो। बहुत सारे क्या हो? प्रोटॉन्स, एज वेल एज न्यूट्रॉन्स हो। तो वो अपने अंदर से क्या निकालता है? अल्फा रेडिएशन। मैं यहां पर लिख देता हूं एमिट्स अल्फा रेस। तो अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटॉन है और बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन है, तो वो अपने अंदर से क्या निकालेगा? अल्फा रेस। तो मैं रिवाइज करने लगा हूं जल्दी से अल्फा रेस को। तो अल्फा रेस क्या होती हैं? हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं, यानी हीलियम एटम का न्यूक्लियस होती हैं। इनका एटॉमिक मास होता है 4, एटॉमिक नंबर होता है 2। इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स। और अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेस निकलती कहाँ से है? जहां पर बहुत ज्यादा प्रोटॉन और बहुत ज्यादा क्या हो? न्यूट्रॉन हो। अब चलते हैं बीटा रेस की तरफ। तो आपने याद रखना है कि बीटा रेज आर अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की निकलने वाली शुआ है। एक जगह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन शुआ की सूरत में निकल रहे हो तो मैं कहूंगा कि ये क्या है? बीटा रे है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की रे इस तरह से, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से मूव कर रहे हैं ऐसे आगे की तरफ, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कहूंगा कि ये कौन सी रे जा रही है? असल में बीटा रे जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो जो बीटा रेज असल में होती हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको शो करते हैं इलेक्ट्रॉन ई से, ऊपर 0 आता है, नीचे -1 आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इनको बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं नेगेटिव बीटा रेस। तो बीटा रेस क्या होती हैं? दे आर अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम है, यानी इलेक्ट्रॉन की एक शुआ है। अब कौन कौन सा ऐसा, कौन सी ऐसी प्रजाति होगी जो अपने अंदर से बीटा रेस निकालेगी? तो जरा गौर से सुनना। अच्छा, अब अगर किसी एटम के पास, एटम विथ लार्ज नंबर ऑफ, एटम विद लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली, तो अगर किसी के पास सिर्फ न्यूट्रॉन्स हद से ज्यादा हैं, हद से ज्यादा न्यूट्रॉन है, तो वो अपने अंदर से क्या निकालेगा?
बीटा रेज निकालेगा। तो क्या होती हैं बीटा रेज? दे आर अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है। और यानी कि मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक रे की सूरत में जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि कौन सी रे जा रही है? बीटा रे जा रही है। अच्छा, इसी तरह आपने याद रखना है गैमा रेज को, कि गैमा रेज क्या होती हैं। तो आपने याद रखना है गैमा रेज आर हाई एनर्जी लाइट के फोटॉन्स। ये बहुत ज्यादा लाइट के फोटॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली लाइट के फोटॉन्स होते हैं। तो दे आर हाई एनर्जी लाइट फोटॉन्स। ये ऐसे फोटॉन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की लाइट से निकले होते हैं। जो लाइट के पार्टिकल होते हैं ना उनको फोटॉन बोलते हैं। अच्छा, जरा ध्यान इधर हो, डिटेल में जरा सुने। ये जो गैमा रेज है ना इसको शो करते हैं इस तरह से, गैमा 00। क्योंकि फोटॉन है ना और फोटॉन्स का मैच नहीं होता तो इसलिए ये क्या आएगा यहाँ पर? 00 आएगा। अब याद रखना है कि गैमा रेज जो है ना इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। गैमा रेज है वो हाई फ्रीक्वेंसी। जब किसी चीज की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो याद रखना हमेशा उसकी वेवलेंथ लो होगी। तो दे हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड दे हैव अ लो वेवलेंथ। अब ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ, जरा सुने, ध्यान जरा इधर हो। आप लोग पढ़ चुके हैं E=HF। यहां पर अगर आप देखें तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अभी ऊपर देखो मैंने क्या बोला? हाई एनर्जी, यानी एनर्जी हाई है। अगर एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या ज्यादा। तो मैंने पहली बात येलो में ये लिखी हाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फार्मूला पढ़ चुके हैं V=F लैम्डा। यहां पर अगर आप देखें लैम्डा को तो डिवाइड करा दें तो ये आपके पास बनता है V/λ=F, जिसका मतलब अगर F ज्यादा तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो क्या हो जाएगी? कम। यानी अगर किसी चीज की हाई फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ क्या होगी? लो। तो ये देखो मैंने नीचे वाली पॉइंट पर क्या लिखा है? लो वेवलेंथ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये निकलती कहां से है? तो ये बात आपने याद रखनी है कि दे आर रिलीज्ड बाय एक्साइटेड न्यूक्लियाई। गैमा रेस कहां से निकलती हैं? एक्साइटेड न्यूक्लियाई से निकलती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्साइटेड न्यूक्लियाई क्या होता है। तो आपने याद रखना है कि कोई भी अनस्टेबल एटम जो होता है ना या अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं एक्साइटेड न्यूक्लियाई। तो ये आपके पास अल्फा रे, बीटा रे और गैमा रे की मैंने आपको नेचर बता दी कि वो क्या क्या होती हैं। मैं एक दफा तीनों को रिवाइज करूंगा। जो अल्फा रेज होती हैं असल में वो हीलियम का न्यूक्लियस होती है। जो बीटा रेज हैं वो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है। और जो गैमा रेज हैं वो हाई एनर्जी के लाइट के फोटॉन्स हैं। बाकी आपके टेबल यहाँ पर लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको नोट कर लीजिएगा एज इट इज टेबल बना के। आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है वो कौन सी है? पेनिट्रेशन पावर। बेटा जरा गौर से सुनना, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? द एबिलिटी टू पेनिट्रेट अ मटीरियल। किसी मटीरियल के अंदर से गुजर जाने की ताकत को क्या बोलते हैं? पेनिट्रेटिंग पावर। तो व्हाट इज पेनिट्रेटिंग पावर? किसी भी मटेरियल को पेनिट्रेट करना, उसकी ताकत को क्या बोलते हैं? पेनिट्रेटिंग पावर। अब जरा ध्यान इधर हो, ये मैंने सबसे आगे इधर इस जगह पर ये मैंने रखा हुआ है पेपर, ये आपको नजर आ रहा है, ये मैंने क्या रखा हुआ है? पेपर। इस जगह पर जो है ना मैंने एक फॉइल या शीट लगा दी, किसकी? एल्यूमिनियम की। और एंड पर मैंने क्या रख दिया है? लेड का डब्बा। दिस इज अ लेड बॉक्स। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पर रखा गया शुरू में पेपर, पेपर के आगे एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के आगे मैंने लेड का डब्बा बना दिया। अब मैंने शुरू में भेजी अल्फा पार्टिकल। क्या भेजे? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आगे टकराया पेपर के साथ। जब अल्फा पार्टिकल पेपर से टकराया तो आगे नहीं आया। इसका मतलब यह है कि अल्फा पार्टिकल पेपर को भी क्रॉस नहीं कर सकता। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर यानी गुजरने की ताकत इतनी भी नहीं है कि वो पेपर को पार कर सके। अच्छा, फिर मैंने भेजा एक बीटा पार्टिकल। तो नंबर 1 मैंने भेजा अल्फा पार्टिकल, नंबर 2 पे मैंने क्या भेजा? बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल को जब मैंने देखा तो पेपर तो क्रॉस कर लिया, लेकिन जब वो पहुंचा ना एल्यूमिनियम के पास तो वो क्रॉस नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि बीटा पार्टिकल अल्फा से ताकतवर है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो कागज भी पार नहीं कर सकता, लेकिन बीटा पार्टिकल तो कागज पार कर सकता है। हाँ, लेकिन ये एल्यूमिनियम पार नहीं कर सकता, एल्यूमिनियम से पहले ही रुक जाता है। तीसरे नंबर पर मैंने भेजी गैमा रेस, तीसरे नंबर पर। अब ये गैमा रेस क्या है? मैंने अभी पिछले आपको थोड़ी देर पहले बताया नेचर में कि गैमा रेज आर हाई एनर्जी लाइट के फोटॉन्स। तो क्या करते क्या है? ये पेपर से भी गुजर गए, ये एल्यूमिनियम से भी गुजर गए, लेकिन लेड के पास जब ये पहुंचे तो नहीं गुजर पाए। इसका मतलब यह है इनमें से गुजरने की सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है?
गैमा रेस के पास है, तो मैं कह सकता हूं कि गैमा रेस की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो ज्यादा है। ये साइन है ग्रेटर देन का, तो पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गैमा रेस इज ज्यादा है देन बीटा, और बीटा की ज्यादा है देन अल्फा। इसका मतलब सबसे कम किसकी है? अल्फा की। बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पर तो आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ को कर दिया, इस साइड पर आपके पास लोएस्ट पेनिट्रेशन पावर है और इस साइड पर कैसी है? हाईएस्ट। तो देखा आपने कि सबसे ज्यादा कौन गुजर सकता है? गैमा, और सबसे कम कौन गुजर सकता है? अल्फा। अब इसकी वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? तो रीजन आपको मैं अगला सेक्शन अभी पढ़ाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान ही करो। अब चलते हैं दूसरी चीज पे, दैट इज आयोनाइजिंग। अब चलते हैं दूसरी चीज पे, दैट इज आयोनाइजिंग पावर। तो क्या होती है ये आयोनाइजिंग पावर? द पावर टू आयोनाइज अ मटीरियल, यानी किसी भी मटेरियल के अंदर आयंस बनाने की ताकत को क्या बोलते हैं? आयनाइजिंग पावर। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक एटम है, इधर देखें जरा, अगर आपके पास एक एटम है, आप उस एटम के ऊपर, आप जानते हैं ना कि एटम होता है न्यूट्रल। एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। लेकिन आप एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और यो बन जाएगा केटाइन, और अगर इलेक्ट्रॉन डाल दें तो नेगेटिव आ जाएगा और वो क्या बन जाएगा? एनाइन। ये दोनों प्रोसेस जो है ना, इसको बोलते हैं आयंस। केटाइन और एनाइन दोनों क्या है? आयन। और आयन के बनने के अमल को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। और जो जितने ज्यादा आयंस बना सकता है उस ताकत को बोलते हैं आयोनाइजिंग पावर। अब जरा गौर से सुनना, मैं जरा आपको एक टेक्निकल बात बताने लगा। ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, इसकी आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर। जो बीटा पार्टिकल है उसकी आयोनाइजिंग पावर दरमियानी है, यानी मॉडरेट है, और जो गैमा पार्टिकल है उसकी आयोनाइजिंग पावर सबसे कम है। अब गौर से सुनना इसकी वजह, मैं आपको वजह बताने लगा। देखो, जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, वो होता है हीलियम 4 2 और 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे? 2। इलेक्ट्रॉन होता है 0 -1, ये बीटा रे है। ये जो है ना आपके पास क्या है? बीटा पार्टिकल। मैंने ऊपर अभी बताया बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की रे को बोलते हैं। और लोएस्ट गैमा रे, और गैमा रे क्या होता है? 0 0। अब जरा गौर से सुनना है बात जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, वो ये कि इस पे जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे वो कितना है? 2 पॉजिटिव। बीटा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो अल्फा की निस्बत कम है, -1 है। जबकि अगर मैं गैमा रे की बात करूं तो यहां पर जो चार्ज है दैट इज 0। अब देखो, आयंस कब बनते हैं? जब चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो आयन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक एटम था, एटम में पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे, यहां पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज आए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव दूर चला जाएगा। तो देखो, पहले ये पूरा एटम था, अब क्या बन गए इसके? आयंस बन गए। यानी आयंस तब बनते हैं जब एक चार्ज बॉडी करीब आती है। अब हाईएस्ट चार्ज है अल्फा के पास, इसलिए वो आयंस भी ज्यादा बनाती है, क्योंकि इसका चार्ज सबसे ज्यादा है। बीटा का चार्ज दरमियान है -1, तो इसलिए ये मॉडरेट बनाती है, यानी ना ज्यादा ना कम। और गैमा के ऊपर तो चार्ज ही 0 है, इसका मतलब इसकी आयनाइजिंग पावर क्या है? लोएस्ट है। ये सबसे कम जो है ना आयंस बनाती है। तो ये आपका आज का लेक्चर था, जिसमें हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। नंबर 1 नेचर, नंबर 1 हमने पढ़ी है नेचर, एंड नंबर 2 आपने क्या पढ़ी है? प्रॉपर्टीज रेडिएशन की। तो रेडिएशन की नेचर और प्रॉपर्टीज इस तरीके से हमने पढ़ ली। अगले लेक्चर में हम हाफ लाइफ पढ़ेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया लेक्चर लेने के लिए। अल्लाह हाफिज।